अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं रुखसार हसन। मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उसका टाइटल है मेजर गौरव राय इन कन्वर्सेशन विद आरजू काज़मी। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। इस्लाम में यह कहा गया है कुरान शरीफ में कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहूदी छुपा होगा और पत्थर बोलेगा कि मेरे पीछे, पेड़ बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आप इसको यहूदी को मारो। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही। हाँ, तो ये जो आपकी लड़ाई है वो धार्मिक है, वो मजहबी है। इसका इजराइल से और पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। मुसलमान और यहूदी दुश्मन हैं, ये आरजू जी, ये है बात। ये इसीलिए आप लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं करा। अब क्या हो रहा है कि ये मुबश्शिर लकमान की बात कर रहे हैं, कामरान खान की बात कर रहे हैं, ये दोनों बहुत सीनियर सहाफी हैं, राइट? ये कोई ऐसे ये कल के बच्चे नहीं है, ये बहुत तगड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर। और मैं दोनों के इंटरव्यूज काफी फॉलो करता हूँ, कामरान खान और मुबश्शिर लकमान दोनों के। मुबश्शिर साहब वही है ना, थोड़े छोटे वाले हैं, थोड़े से दिस थिंग। और जी वो रिसेंटली जिनको नहीं बेटी उनकी, लेकिन रिसेंटली जिनको फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ पर मार दिया था, वो वलीमे में थप्पड़, उनकी मूछें, सॉरी माफ कीजिएगा, उनकी मूछें उनकी वलीमे में थप्पड़ मारा था फवाद चौधरी ने उसको। और फवाद चौधरी फिर एक को और मार दिया था, वो जर्नलिस्ट की पिटाई करता रहता फवाद चौधरी। ही इज अ गुड गाय, यू नो, आई लाइक फवाद चौधरी बाय द वे। ही इज अ बंदा सॉलिड है, वो लड़ता अच्छा है ट्विटर पे मेरे साथ, जब लड़ता है ना अच्छा लगता है कि हाँ शेर है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो पूरी बात है, अब जो इनको भेजा गया है, आपकी एजेंसीज ने कामरान खान को भी और मुबश्शिर लकमान को बोला है कि तुम ये काम करो, ठीक है, वरना बिना एजेंसीज के आशीर्वाद के यहूदियों के टेलीविजन, अब पाकिस्तान भी देखिएगा 1-2 साल में इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा। और उसका रीजन है, उसका आरजू जी कारण है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जहां से पैसा आता है उन लोगों की तरफ से प्रेशर आया है, आपको करना है। अगर आप नहीं करेंगे, सऊदी अरेबिया पैसा देना बंद कर देगा, साफ सीधी बात है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले सब लोग जो खुश हो रहे थे पाकिस्तान में भी कि जो बाइडेन जीत गया, और अब हमारे लिए क्या करेगा, क्या करा जो बाइडेन ने? कमला हैरिस ने क्या करा? कमला हैरिस ने अपने लेक्चर में, जो उसने पहली स्पीच दी थी, 3 बार तो उसने इजराइल का नाम लिया है और बोला कि अमेरिका विल बी इजराइल स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय। नहीं देखिए, पाकिस्तान पे तो आप कह सकते हैं सऊदी अरब का प्रेशर है, सऊदी अरब पे किसका प्रेशर है, यूएई पे किसका प्रेशर है, वो भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, उसके देखिए, उनके ऊपर जिसका भी प्रेशर हो, अगर हम पे कोई बोले ना कि भारत के प्रेशर है, तो मैं तो भारत के ऊपर सोचूंगा ना कि मेरे मुल्क पे किसका प्रेशर है। हो सकता है सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिका का प्रेशर हो। देखिए सुनिए, शेर जो है ना वो लोमड़ी को खाता है, लोमड़ी नेवले को खाती है, नेवला सांप को खाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सऊदी अरेबिया की पूरी सिक्योरिटी कौन देखता है? अमेरिका देखता है, राइट? अमेरिका देखता है सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी, ये बात सच है। अमेरिका सबसे बड़ा बायर है सऊदी ऑयल का, अमेरिका डिक्टेट करता है। ये जो पूरा ओआईसी है ना, ये प्रेशर कुकर की सीटी है मैम। आपको मैं बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन प्रेशर कुकर की सीटी के ज्यादा ना उछलें, ओआईसी बना दो, बीच में सीटी बचती रहेगी, कुकर नहीं फटेगा। क्या कर लेकिन अच्छा हो रहा है ना, बात बताइए। लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा है मैम। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इजराइल को रिकॉग्नाइज करना, जी मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि कल पाकिस्तान भी अगर अपने लोगों से पूछेगा, और लोगों से पूछेगा कि भाई आपने 72 साल से तो रिकॉग्नाइज नहीं करा, आज आप क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि मुबश्शिर लकमान और कामरान खान जैसे बड़े नाम है, ये छोटे नाम नहीं है, दीज आर बिग पीपल, दीज आर बिग नेम्स, ये लोग क्यों गए वहां पे? कल लोग पूछेंगे तो आपको, अब ठीक है लोग पाकिस्तान में नहीं पूछते इतना, क्योंकि एक बार जीएचक्यू रावलपिंडी ने बोल दिया कि जाएंगे तो भाई 10 बार जाएंगे, फिर क्या करेंगे? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 72 साल से क्यों नहीं गया? आज क्या बदला पाकिस्तान के लिए, ये बताइए, क्या बदला पाकिस्तान के लिए? उन्होंने तो अपना कर लिया जो बहरैन को करना था और उसको करना था। दे हैव टेकन अ स्टैंड, दे हैव सेड कि भैया देखो ये सब बकवास है, सबको मिलजुल के रहना है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में कभी नहीं आएगी। आप लोग कहानी सुनाते रहिए कि आज से 1000 साल पहले हमारा साइंटिस्ट था जिसने ये बोला था कि चांद पर पानी है, वो स्टोरी आप सुनाते रहिए एक दूसरे को, उसकी जीरो वैल्यू है, उसकी जीरो वैल्यू है। बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट यहूदी हैं। जो पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर वेपन पे, जिस एटम बम पे फक्र करता है ना, वो भी एक यहूदी ने बनाया है।
हर चीज तो यहूदी ने बनाई है या ईसाई ने बनाई है, दोनों काफिर हैं आपके लिए और दोनों वाजिबुल कत्ल हैं और उनकी हर चीज आप इस्तेमाल करते हैं। हसन निसार साहब क्या बोलते हैं, यही तो बोल रहे हैं कि आंखें खोलो अपनी भाई, या तो मत करो ना, हमें नहीं चाहिए। एटम बॉम्ब जो है वो यहूदी का बनाया है और हमारे लिए हराम है, हम इसको फेंकते हैं। नहीं, आधी चीजें हाँ है, आधी चीजें ना है, तो ये कंफ्यूजन तो रहेगा मुल्क में। जी जी बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड मैंने आपसे एक और बात की थी, खादिम हुसैन रिजवी, जी उनका जी जी आपने वीडियो भी बनाया था। जी जी बताइए। जी, देखिए खादिम हुसैन रिजवी की दो चीजें, एक ईरान है, एक चीन है, ठीक है। हम्म, खादिम हुसैन रिजवी आपने देखा था कि उनके नमाज जनाजा में कितने लोग आए थे, राइट, पूरा एक समंदर था लोगों का। इन लोगों ने खादिम हुसैन रिजवी को अब थ्योरीज आ रही है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग तो नहीं हुई उसकी। तो आरजू जी ऐसा है कि ये जो पूरी बात है ना कि आर्सेनिक पॉइजनिंग की और ये सब बातें, ये बात आनी है। 24 घंटे में किसको हुआ है कोरोना जो कि 24 घंटे में मर गया? उसका रिजल्ट 24 घंटे में आता है भाई। आप एक दिन करिए, अगले दिन कोरोना का टेस्ट का रिजल्ट आता है। क्या इसलिए नहीं कि वो टाइम उतना लगता है, तो भीड़ रहती है ना टेस्ट करवाने में। कहीं पर भी, यूएस में भी 24 घंटे लगते हैं, हर जगह 24 घंटे लगते हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें वो 2 मिनट में दे। वेंटिलेटर पे आदमी 1 से लेकर 4 दिन 5 दिन जिंदा रहता है। खादिम हुसैन रिजवी को एक दिन वो कुर्सी पे बैठ के मुआयदा कर रहा था, ठीक है, जो फैजाबाद के मार्च का था ना, आई थिंक फैजाबाद का ही जलसा था। एक दिन जी मुआयदा जी कर रहा था, अगले दिन निपट गया वो। कैसे? कैसे? उसको हटा दिया गया है, खादिम हुसैन रिजवी को मार दिया गया है। और ये बात निकलेगी आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद पाकिस्तान में बात निकलेगी, खादिम हुसैन रिजवी को मार दिया। किसने मारा? आपको बेहतर पता है मुझसे। लेकिन यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, उनकी फैमिली ने ये स्टेटमेंट दिया। देखिए, फैमिली ने तो जो भी स्टेटमेंट दिया है, अगर बीमार चल रहे थे तो जलसा कैसे कर रहे थे वो? अगर बीमार चल रहे थे तो वो बैठ के कुर्सी में मुस्कुरा के मुआहदा साइन कैसे कर रहे थे? और उन्होंने करा ना, उनकी फोटोग्राफ्स हैं। फैमिली को तो आप देखिए ना भाई, आप लोग कहते हैं इकबालिया बयान, किसी ने बोल दिया, किसी ने कबूल कर लिया, इसकी जीरो वैल्यू है, इसकी सिफर वैल्यू है। मैंने तो कई बार ये बोला है, लोग कहते हैं कुलभूषण जाधव का इकबालिया बयान है। साहब, इकबालिया बयान की जीरो वैल्यू है। कोई भी कोर्ट दुनिया में, मैं पाकिस्तानी कोर्ट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कोर्ट के अलावा दुनिया में जितने भी और मुल्क हैं, अगर 200 के आसपास मुल्क हैं, तो उसमें किसी की भी कोर्ट में इकबालिया बयान की जीरो वैल्यू है। क्योंकि आप किसी को भी, आपने बोला कि ठीक है, खादिम हुसैन रिजवी के घर परिवार वालों को आपने बोला, खानदान वालों को, कि देखो वो तो चला गया, ठीक है, तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे बेटे को मार देंगे अगर तुमने नहीं बोला। वो डर के मारे बोल देगा, फिर आप बोलेंगे उसके बेटे ने बोला था। प्रूफ क्या है? सबूत क्या है? सबूत देना पड़ेगा ना। हर चीज सबूत से चलती है, दुनिया सबूत से चलती है भाई। वही सबूत की बात कर रहा हूं जो ये लेकर अभी यूनाइटेड नेशंस गए हैं ना, कि इंडिया मुलविस है इस काम में उस काम में। सबूत कहां है? ट्रेनिंग कैंप। आपने बोला 60 है इंडिया के अंदर, आपने बोला कि कर्नल राजेश अफगानिस्तान में जो कर रहा है। कौन है कर्नल राजेश? उसकी शक्ल कैसी है? जब हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, मैं फिर बोल रहा हूं, हमने रिकॉर्डिंग्स दी थी और मैं बोला था कि आप पता लगाएं, खुद पता लगाएं साहब, कि हम सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, खुद पता लगाओ। यहां पे पाकिस्तान ने बोला 60 इधर है 20 इधर है, बस कहानी खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर। देखिए अर्जुन जी, मैं आपको बात बताता हूं कि इमरान खान ने बोला कि भारत ये कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी को डैमेज करें। मैं 4-5 एग्जांपल देता हूं। आयूब खान जब इख्तिदार में आया था तो इंडिया की वजह से आया था। जब याया खान का मार्शल लॉ लगा था, इंडिया की वजह से लगा था। जियाउल हक ने जब करा था मार्शल लॉ, इंडिया की वजह से हुआ था। परवेज मुशर्रफ इंडिया की वजह से मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ एग्जीक्यूटिव जो भी कहना चाह रहा है अपने आप को पाकिस्तान का, तब हुआ था। बेनजीर भुट्टो को भारत ने मारा था, या जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी भारत ने दी थी। 4 बार पाकिस्तान का आइन फाड़ा गया है, बदला गया है, डस्टबिन में, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट बोला गया है, जियाउल हक के खुद के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये भारत ने करा था। ये कह रहे हैं कि भारत डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करेगा? भारत ने क्या बोल दिया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ? ये बोल दिया कि सीज फायर वायलेशन हुए हैं बॉर्डर पे, वो तो आप भी कहते हैं। कैसे भारत ने पाकिस्तानी फौज को डैमेज करा है? जो 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर करा था, वो क्या मतलब, क्या हमने बोला था सरेंडर करने के लिए? वो तो खुद ही करा ना उन्होंने अपनी मर्जी से। हमने क्या करा? भारत ने सिर्फ डिफेंसिव ऑफेंस में गौरव वारिया का एक वीडियो है कि आसिम सलीम बाजवा ने चोरी करी। अच्छा, मैं कह रहा हूं गौरव वारिया, मान लीजिए कि गौरव वारिया झूठ बोल रहा है, आप मान लीजिए, फिर आसिम सलीम बाजवा ने रिजाइन क्यों करा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से? अमेरिका में क्यों बैठे हैं वो? यार हर चीज देखिए ना, सुनिए, आपको सेल्फ क्रिटिकल भी होना पड़ेगा। इंडिया ये कर रही है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। पाकिस्तानी फौज, अगर पाकिस्तानी फौज कमजोर हो जाएगी तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा।
ये एक बात बताइए आजू जी, मैं एक आपसे सवाल पूछ लूं एंड में, मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल अगर आप, जी जी ठीक है, पाकिस्तान में 98% मुस्लिम है, 97% मुस्लिम है, ठीक है, राइट? पाकिस्तानी में सबसे ज्यादा इस्लाम खतरे में क्यों रहता है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने 35 साल राज करा है, 40 साल राज करा है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो पूरे 72 साल राज करा है। पाकिस्तानी फौज कैसे खतरे में रह सकती है? अगर कोई अहमदी बोले मैं खतरे में हूं, कोई शिया बोले मैं खतरे में हूं, कोई हिंदू बोले मैं खतरे में हूं, मुझे समझ में आता है। यहाँ पे इस्लाम खतरे में आ जाता है, यहाँ पे फौज खतरे में आ जाती है। 97% मुस्लिम कंट्री में इस्लाम खतरे में है। आप बोलते हैं, फिर कहते हैं अब ये इमरान खान कह रहे हैं फौज खतरे में। फौज कैसे खतरे में हो सकती है? कमर जावेद बाजवा तो बॉस है पाकिस्तान का, वो तो बॉस है, ही इज द बॉस, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। नहीं, ये तो खैर हमेशा से रहा है, फौज हमेशा जो है वो ज्यादा ताकतवर रही है गवर्नमेंट के मुकाबले में। और लेकिन जो रिसेंटली आपने कासिम सलीम बाजवा और उनके जो स्कैंडल्स निकाले हैं, उसके वजह से भी शायद ये इंप्रेशन आ रहा है कि फौज को कमजोर किया जा रहा है, उसके स्कैंडल बनाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने तो कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो साफ हो गया। आरजू जी, मैं तो कह रहा हूँ आसिम सलीम बाजवा, देखिए मैं तो एक मेजर हूँ, ठीक है, और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। आसिम सलीम बाजवा साहब, ही इज अ वेरी बिग मैन, ही इज अ जनरल। उनको खुद बयान देने की जरूरत थी ही नहीं, उनको इस मामले में बयान देने की जरूरत नहीं थी। कोई भी बोल देता पाकिस्तान से, कोई जर्नलिस्ट ही बोल देता कि यार ये मेजर गौरव आर्या ना ये झूठ बोल रहा है, हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, और जो आदमी झूठ बोलता है हम उसको जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, ठीक है। शुरू में बोला भी है, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। और वो कौन है वो बेचारा, वो गरीब जो जर्नलिस्ट था, फिर उसके पीछे अहमद नूरानी को बोला कि ये गौरव आर्या का एजेंट है। नूरानी के पीछे पड़ गए लोग। अब ये बड़ी वियर्ड सी बात है। और नूरानी का मैंने नाम नहीं सुना, ये कौन नूरानी, कैसा नूरानी? अरे अगर मैं एजेंट पालूंगा तो कोई ढंग के एजेंट पालूंगा ना। बेचारा नूरानी 1.5 पसली का आदमी, बेचारा शरीफ जर्नलिस्ट, मैंने उसका क्या करना है नूरानी का? मैंने ये सब कुछ टाइमिंग्स गलत हो गए, एक साथ नूरानी साहब की रिपोर्ट और आपकी वीडियो आसपास ही रिलीज हुई, इस वजह से शायद ऐसा लगा कि आप दोनों ने मिलकर कुछ किया। नहीं आरजू जी, हमारी रिपोर्ट नूरानी साहब की रिपोर्ट से करीब 1 महीना पहले रिलीज हुई थी। और मैं एक बात बताता हूं, आप दोबारा जाके अगर कोई भी पाकिस्तानी को, मैं आपको देखते भी होंगे पाकिस्तानी भी इंडियन भी, आप दोनों की रिपोर्ट देखिए, जो मैंने बोला है, जो नूरानी साहब की रिपोर्ट दी। मैंने सिर्फ 2 या 3 पॉइंट दिए हैं, नूरानी ने 10 पॉइंट दिए। नूरानी ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खोद के। मैंने क्या बात करी? मैंने पापा जॉन की बात करी, नंबर 1। मैंने जो बलूचिस्तान में उनका जो उन्होंने माइंस थी उनकी बात करी, और मैंने जो उनकी मिडिल ईस्ट में जो रियल एस्टेट की कंपनी की बात करी। किसी पाकिस्तानी ने आज तक मुझे ये नहीं बोला कि ये जो पापा जॉन है ये आसिम सलीम बाजवा का है नहीं, है किसी और का, और तुम झूठ बोल रहे हो। जो मुझे कागज मिले हैं पाकिस्तान से, वो किसी ना किसी ने तो दिए होंगे मुझे। मैं तो पाकिस्तान गया नहीं ना पर्सनली लेने के लिए, ना कोई इंडियन गया, वो तो पाकिस्तानी होगा। ये होता क्यों, मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक तो खुद आप माने ना माने, ठीक है, मैं ये चाहता हूं और सीरियसली दिल से चाहता हूं, आप मेरी बात को कोई मजाक ना समझे, मैं चाहता हूं कि डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान स्ट्रांग बने और पाकिस्तान थोड़ा भरोसा रखे डेमोक्रेसी में। क्या हमारे जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप रही है इंडिया में पहले 72 साल से, ये तो मोदी जी ने आके यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ मामला करा है यहाँ पे इंडिया में, कि यहाँ पे करप्शन नहीं था? बहुत करप्शन था। कि यहाँ पे इनएफिशिएंसी नहीं थी? बहुत थी। पर धीरे धीरे होता है ना। अमेरिका की डेमोक्रेसी क्यों ग्रेट है? क्योंकि वो 150-200 साल से भाई लगे हुए हैं उसके साथ। आपको ये पेड़ है, पाकिस्तानी कहता है कि मैंने पौधा लगाया, ये फल क्यों नहीं दे रहा? भाई अगले दिन से पाकिस्तानी बैठ जाएंगे, इसको हटाओ, दूसरा पौधा लगाओ। फिर बोलेंगे एक दिन के बाद ये फल क्यों नहीं दे रहा। अरे वो 15-20 साल 50 साल के बाद फल देगा, वो 100 साल के बाद फल देगा आपको। इंडिया की भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ये चाहिए कि डेमोक्रेटिक जो रूलर्स हैं, नॉट इमरान खान टाइप के जो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड जो भी हो, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ को नहीं लाना मत लाओ ना, जरदारी को नहीं लाना मत लाओ, कोई तीसरा बंदा लेकर आओ जिसपे आपको एतबार हो, जिसपे आप बिलीव करें, आप उसको लेकर आओ, तब जाके मजबूत बनेगा ना पाकिस्तान। ऐसे पाकिस्तान एज अ कंट्री कभी मजबूत नहीं है। जीएचक्यू रावलपिंडी आपके खोपड़ी के ऊपर ऐसे सीसीटीवी लगा के दिख रहेगा, दुनिया इज्जत नहीं करेगी। वैसे ही जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो जैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मेरी और वैभव की बात चल रही थी, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई मैंने बोला वैभव ये फेल है प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा क्यों? मैंने बोला बगल में जनरल खड़ा है यार, तुम्हारा वर्दी वाला खड़ा है, फेल है। आपने वर्दी वाले को, आपने कभी देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडिया में पाकिस्तान के ऊपर, वहां पे कोई इंडियन आर्मी का जनरल खड़ा हुआ है? ये अमेरिका में देखा,
या आपने कहीं और देखा? कहीं नहीं होता किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये नॉर्थ कोरिया में होता है। जी वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो आज हमारे साथ भाई वकास भी शामिल हैं। भाई जो मेजर साहब बातें कर रहे थे उसमें जो एक ये जो एंड पे वो बात कर रहे थे ना भाई कि जो फौज है भाई वो किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क जो होता है उसके किसी भी कॉन्फ्रेंस में या किसी भी और चीज़ में जो फौज है उसका कोई भी ऊपर नहीं खड़ा होता। तो ये तो वाकई ठीक बात है ना कि जो भी फैसले होते हैं हमारे ऊपर जनाब ना जो फौज का है ना वो सीसी कैमरे लगे होते हैं। जो भी बात करनी होती है ना भाई वो फौज के जो पीछे से हुक्म आते हैं ना तो उनके दायरे के अंदर जो हमारे सियासतदान होते हैं ना उन्होंने रहकर बोलना होता है। तो अगर थोड़ी बहुत ही वो आगे पीछे करते हैं तो भाई फौरन ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं कि भाई आपने ये क्या कर दिया, और फिर ये मसले हो जाते हैं कि भाई अब इनकी हुकूमत गई, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तहरीकें चल जाती हैं, तो फिर ये सारे मामला तो चलते हैं। तो ये तो आज मेजर साहब ने भी कह दिया कि भाई ये इलेक्टेड नहीं है सिलेक्टेड हैं। ये क्या आप कहेंगे भाई? मेजर साहब भाई मर्तदा उनको इमरान खान बोलता नहीं है। कोई ऐसी वीडियो उनके उठा के देख लें जिसमें ये जिक्र इमरान खान का नहीं करता। कुछ बातें हैं मेजर साहब कैसे पता चला कि ये सिलेक्टेड है इलेक्टेड नहीं है? छोड़ देना ये बात, उनका वो बोल सकता है। कुछ बातें उनकी पसंद आई उसने ठीक बोली है, मैं नहीं कहूँगा अभी सारी बातें उसने गलत बोली, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है भी उसने गलत बोली है। पता बात क्या है, मैं पूरी वीडियो बगौर सुनता रहा और मैंने 5-7 पॉइंट इनके नोट किए। पहला जो उनका एजेंडा था जिस पर वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पहले मतलब इसराइल को नहीं मानता था, अब मतलब ये हवा चल रही है कि पाकिस्तान मानना चाहिए पाकिस्तान, जिसमें मुबश्शिर लुकमान जैसे हमारे कामरान खान असल में हमें इसराइल को क्यों नहीं मानना चाहिए, इसकी वजह मेन मैं आपको बताता हूँ। कायदे आज़म ने ये फरमाया था जब पाकिस्तान हमारा बना तो उन्होंने यही पहली बार यही इसराइल के बारे में कहा था कि इसराइल को हम तस्लीम उस वक्त करेंगे जिस वक्त वो फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत तस्लीम करेंगे। उनके हकूक जो उनकी बाउंड्रीज हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनको एक मुल्क एज अ नेशन तस्लीम करेंगे। हम उसी दिन हम इसराइल को वो ये बात नहीं कह रहे, मेरी बात मैं आपको समझाता हूँ। वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक मिसाल का है ना कि भाई जो बोटी होती है ना उसके साथ सुलह होती है, जो शोरबा होता है या आलू होता है ना उसके साथ हमारी दुश्मनी होती है। मैं जो समझा हूँ ना वो उन्होंने ये बात की है मेजर साहब ने कि भाई आप आधी चीज़ें जो यहूदियों की हैं वो तो आप इस्तेमाल भी करते हैं, खरीदते भी हैं और सारा कुछ करते हैं, और जो आधी चीज़ें होती हैं भाई उन पर आप ये कुफर का मेरे भाई ये तो तिजारत है, ये तो तिजारत है, ये दोनों ये ऐसे ये ट्रेड है ना, ऐसी मेरी बात। अच्छा अगर आप ट्रेड करेंगे ना यहूदियों के साथ, मैं मिसाल देता हूँ, अगर यहूदी हमारे दुश्मन है उनके साथ भी हमारा लेन देन नहीं है तो फिर भाई उनके साथ ट्रेड करना भी जुर्म उतना ही है भाई करना भी उतना ही। मेरी बात सुन ले, मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ क्या तिजारत नहीं कर सकता है? कर सकते हैं यार मैं ये बात कर नहीं रहा हूँ, या तो आप उनकी सारी चीजें जो है ना उनके साथ उनको को आप तस्लीम ही नहीं कर रहे, उसके साथ ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं? तो करनी नहीं चाहिए। तस्लीम किया हुआ ना उसे ट्रेड इसराइल हमें हम आप किसी के साथ ट्रेड करते हैं कारोबार करते हैं ना तो भाई हम उनको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। अगर हमने किसी की चीज इंपोर्ट किया ना तो जो हम पैसा देंगे ना भाई वो उस मुल्क को जाएगा और वो मुल्क ऊपर जाएगा। तो हम अगर हम मानते हैं कि एक मुल्क गलत है तो उसको भाई हम उसकी तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं, ये बात होगी ना। असल में पता क्या हुआ है, अब जब हमारे नबी का दौर हुकूमत था या हमारे सहाबा का दौर हुकूमत था तब भी हम गैर मुस्लिम से ट्रेड किया करते थे हमारे खिलाफ, और हमारे नबी पाक दूसरी चीजें भी सारे ख्याल में रखते थे, ऐसे नहीं किया करते थे। आप देख लें वो हकूक का तो ख्याल रखते वो देख लें ना, तो हमारे नबी ने किसी को भी जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया, ठीक है। अपना एक बेहतरीन नमूना पेश किया, उनको दावत दी
जिसने इस्लाम कबूल कर लिया ठीक है, जिसने नहीं किया उसको कोई कुछ नहीं जबरदस्ती कहा, नहीं है। जबरदस्ती नहीं की। जब भी जंग हुई है, जब काफिर ने की है जंग, तो भाई उनके साथ जंग की है। जो उनके, ये तो कोई भी है ना, अगर आप घर में बैठे हैं तो आपको कोई तंग करेगा तो आप भी उसके साथ कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। भाई वकास बता रहा था कि गौरव आर्या साहब जो भी वीडियोस में इमरान खान का जिक्र, और देखो ना वो हमारी बात सुन, हमारे बोलना चाहता है भाई नवाज शरीफ आ जाए, ठीक है ना, लेकिन वो बोल रहा नहीं कुछ। असली पता क्या बात है, खुल के बातें किया करे ना। कुछ थोड़ा सा ये भी आपको बताता चलो कि पाकिस्तान ने, ये इमरान खान ही है जिसने मुसलमानों का इस्लामोफोबिया के खिलाफ यार ये तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे भी उन लोगों ने, आपने खुद देखी ना। और यार इंडिया का आपने जवाब सुना, जब इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई है तो इंडिया के पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? उनकी बात सुनिए भाई यार, आप तो बात को उल्टा लेकर चले जाते हैं। बात ये कर रहा हूँ कि यार आप देख रहे ना कि इस्राइल जो है, जो यहूदी हैं, जब आप उनके साथ उनको नहीं मानते, उनके साथ ट्रेड आप कैसे कर, उनकी चीजें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी? करते हैं आप, ये जितने ब्रांड है, ये जितने ब्रांड है भाई, सबसे ज्यादा ये जितने ब्रांड हैं जो हमारे यहाँ ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल की जाती हैं भाई, ये सारी यहूदियों की है। जिसमें नेस्ले भी यहूदियों की है, ये देख रहे हैं नेस्ले भी यहूदियों की है भाईजान। इसमें भाई आपके ये बिस्कुट कह रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ब्रांड जो है, ये स्टार्टअप है, ये यहूदियों के बने हुए हैं। तो हमारे ये देख रहे हैं कोक ले लें आप, ये भी उनके ही ब्रांड है। हमारे यहाँ जो ये यहाँ पर बनते हैं जो ये कोई इस्तेमाल नहीं करता, उनको कोक उनको प्रेफर करते हैं। तो भाई आप कैसे, ये होती है दो नंबरी। भाई आप उनकी चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ जनाब बोटियां खा रहे हैं, जो शोरा उनका वो लोग यार पैसे देते हैं, कौन से भाई आप उनके साथ लेके आप आते हैं उनको भाई हम वो बात नहीं कर रहे, आप एक मुल्क हम तस्लीम यार। ये तो लोगों, मेरी बात ये तो हुक्मरान हुक्मरान जो पहले थे ना, जिन लोगों ने उन लोगों को इधर लाया है और प्रोजेक्ट लगाने दिए, उनको इजाजत दी है बिजनेस करने की, ये तो उन लोगों का कसूर है भाई। ये हमारे पाकिस्तान के कसूर है ना। क्या किस तरह आपका और मेरा क्या कसूर? पाकिस्तान का कसूर है ना। पाकिस्तान के जितने भी शुरू से लेकर आप देख लें, कोई भी आया है मतलब हुक्मरान ही है। तो भैया ये आप मेरा या आपका मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का मसला है, ये हुकूमत का मसला है, ये मुल्क का मसला है। मुल्क की लेवल पर ये हो रहा है। भाई मुर्तदा बकाया छोड़े, वो बोल रहा था भाई ना मैं अमेरिका का दबाव है सऊदी अरब पे, ये भी सरासर गलत बात है। शहजादा तो जुबैडम का फोन सुनना गवारा नहीं करता है। भाई ये देख लें कि सऊदी अरेबिया में जितने सिस्टम है ना, वो सारा इंडिया हैंडल कर रहा है, सॉरी अमेरिका हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। जो भी उनके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उनके इंटरनल एक्सटर्नल मामलात को भाई अमेरिका हैंडल कर रहा है। ये आपको बात नहीं मानूंगा। आज भी मशके थे पाकिस्तान के अंदर, सऊदी अरब और पाकिस्तान की, क्या हो गया? एक और पॉइंट उन्होंने उठाया था OIC का, वो कह रहा था कि प्रेशर कुकर पर सीटी लगाई, बस एक सीटी है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। असल में और ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुन ले, क्या हकीकत है? मेरी तो ये एक दफा पहले अच्छा जब शाह फैसल साहब अपने जुल्फकार भुट्टो साहब, आपको शायद पता नहीं, तरीकी इधर इजलास हुआ था तो उन्होंने मुतहिद किया था, जितने इस्लामी मालिक थे उन्होंने मुतहिद किया था। अब एस लीडर नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतहिद किया था। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, वो सुन लो बात, मैं बताता हूँ तरीके बात आपको। उन्होंने मुतहिद किया था 5 मुल्कों को, ठीक है। जनरल कजाफी भी थे, शाह फैसल भी थे, पाकिस्तान के जो भी थे, जितने भी थे सर। तो फिर उनका जो वो इकट्ठ हो रहा था, उसको क्या बना? वो बस मरवा दिया गया। आपने देखा क्या? नहीं, मैं बताता हूँ शाह फैसल भाई, जो जनरल कजाफी थे भाईजान, वही बीच में से अलग हो गए थे। भाई हमारा जो मुसलमान होते हैं ना भाई, ये जब आपस में ये बात करते हैं ना, जब उस वक्त बात हुई थी 5 बंदों की, 5 जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनकी बात हुई थी, जो 5 मुल्कों के। तो एक जो था भाईजान, उन्होंने उसको जो राज था वो लीक कर दिया, तो वो सब खत्म हो चुका। अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ये लेकिन ये ब्लॉक बन नहीं सकता। क्यों भाई? हम अपनी जो हम जो मुखलिस नहीं है, मुसलमान जितने, वो मुखलिस नहीं है एक दूसरे के साथ। भाई तुर्की हमारा भाई, सऊदी अरेबिया भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है, ये आपको बात को माननी पड़ेगी। उसके अमेरिका के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं भाई। वो उनके वो देख रहे हैं कि ऐसा भाई उनकी मर्जी जिसके साथ मर्जी के साथ ताल्लुकात है। सऊदी अरब के भी अच्छे, पाकिस्तान
आपका तुर्की दोस्त बना हुआ है, भाई बना हुआ है, उस उनको जरूरत आपने- पड़ी थी, उन्होंने भी अच्छा, इजराइल का एक बात साथ पर दिया। आपने कभी गौर किया है कि ये इजराइल और अमेरिका और ये सारे मुल्क पाकिस्तान पर क्यों जोर डालते हैं कि इजराइल को तस्लीम करे, बाकी इस्लामी किसने मालिक जोर पर दिया? किसी ने जोर दिया? किसी ने भी नहीं जोर दिया। अगर जोर यार, देते तो आपको- आइदा का कबूल ना कर लेता, कभी भी किसी भी ने जोर नहीं दिया भाई, कोई किसी ने जोर नहीं यार, दिया। आपको फिर किसने जोर दिया? आपको आप यही थे, आपको ये पता नहीं है। बस ये डिप्लोमेसी होती है, कोई किसी ने जोर नहीं दिया कि आप इसको तस्लीम करें। पाकिस्तान के तस्लीम करने से उसको क्या होगा इसराइल को? वो भाई इसराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत हमारे जो चलती है ना टेक्नोलॉजी, वो यहूदियों की चल रही है भाई। ये आपने वो देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी यहूदियों की इजाद है। नहीं, वो सारी खुद की सच, है यार। एक वो मैं- भाई वो सारा उसका एक बात। अच्छा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट बन रही है, बानी जी, गवर्नमेंट, बन वो रही। किसकी इजाद है? किसकी है? वो भी यहूदियों की है। वो जो मिसाला आता है रॉ मटेरियल पीछे से, वो बाहर से ही आता है भाई, आप- इधर कोई तैयार नहीं होता। आप इस बात पर मुझे गवर्नमेंट- तो जो न्यूक्लियर ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बने हैं ना, इसका जो रॉ मटेरियल है भाई भी वो भी यहूदियों के यहाँ बनता है, वहां से आता है, यहाँ पर सिर्फ असेंबल किया जाता है, बस यही चीज होती है। इस बात पर आप मुतफिक हो सकते हैं कि क्या जो कुछ कर रहे हैं यहूदी कर रहे हैं, तो पहले से लेकर आए थे जो हमारे रिसर्च डॉक्टर यहूदी कदीर की है। हमारे डॉक्टर कदीर खान साहब वो कहाँ गए थे, कहाँ से आप उन्होंने मेरी बात सुने। अच्छा। वो बता रहे थे कि गौरव आर्य साहब 1000 साल पहले ऐसा घोषणा लगाते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़े हमारे बीच में जो इंसान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप डॉक्टरी पढ़े, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इससे साबित हो जाएगा कि हमारा दीन और हमारे जो पहले साइंसदान थे कितने सच्चे थे। हमारे नबी ने फरमाया था कि जब मतलब कि अपना स्पर्म और एग मिलते हैं तो जो उनकी खसूसियात हैं वालदा और मतलब वालिद से आते हैं, तो अपना बायोलॉजी में सिर्फ 2 लॉ बने इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, शायद आपने पढ़ा ना हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसने 14 साल वो पादरी था उसने 14 साल रिसर्च करके ये साबित किया था कि वाकई जो खसूसियात आती हैं नई नस्ल में वो या वालदा से आती हैं तो या फिर वालिद से आते हैं। जो हमारे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था वो आज यूं का तुम यार वो ऐसे नहीं, साथ आप तो ये वो मैं बिल्कुल वो ठीक है, साबित कर वो रिसर्च ठीक है ना। बात है। उन्होंने यही बात बता रहे हैं कि भाई आप कहते हैं कि जी ये जो जितनी ये सारे काम हुए ये हमारे हजारों साल पहले हमारे साइंसदान थे, हाँ वो भाई थे हमारे साइंसदान, लेकिन वो मान मौजूदा बात नहीं कर रहे रहे। हैं। सल्फ्यूरिक एसिड मेरी किसने बात तो बनाया सुनो, था? बात जाबिर सुनो। बिन हय्यान ने। भाई मेरी बात सुनो लैक्टिक एसिड किसने यार, बनाया बात तो था? सुनो पहले। अच्छा उन्होंने बनाया, शुरू किया काम, ठीक है, उसको आगे लेकर कौन चला? कोई मौजूदा साइंसदान आप मुसलमानों का बता दें कि वो मौजूदा साइंसदान आज पाकिस्तान का मुसलमानों का है जिसने भाई जाबिर बिन हय्यान का जो है ना वो लेकर चले हैं और आज उन्होंने ये तरीके करके ये कर लिया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि साइंसदान हमारे थे, लेकिन भाई मौजूदा दौर में हमने वो सारी चीजें छोड़ दी हैं और उन्होंने जो यहूदियों के साइंसदान है भाई वही चीजें रॉ मटेरियल उठाया और उस पे आगे इन्वेंशन करते गए, वो बनाते गए, आज वो तो उस पे ये आप समझेंगे काबुल हो गए और वो उनका ठप्पा लग गया है। ऐसे तो हमने क्या किया? हमारा तरीका हो गया। तो वो हमसे क्या, हम किसी काम के नहीं है भाई। बात ये होती थी कि हम उसको लेकर चलते और आज वो लेकर चलते आज भी हमारे पास होता। हमारे पास तो आज कुछ नहीं है, वो यहूदियों के पास सारा कुछ है। तो हर चीज जो है जो जितने भी ब्रांड है भाई वो यहूदियों के है, वो उनको आज जितनी भी तरक्की है और वो ही पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं मौजूदा दौर में। तो ये आने वाले वक्त का पता नहीं क्या होगा। तो यही थी मेरी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।